गुड मॉर्निंग फ्रेंड। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। चलिए विस्तार से देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के स्वतंत्रता के अनुच्छेद 21 संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति के पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त भारत संघ 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला में बात कहा गया था और इसमें कहा है कि जीवन जीने के अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को मिलता है। दूसरा देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कितने कतिपय निर्णय में यह विचारणीय किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियाँ प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित हो गई। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है 335 प्रशासन की दक्षता पद की परिभाषा करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या तो है? तो इसका देखिए, आपको इसमें चारों ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन को देखिए कौन सा उत्तर सही होगा, इसके बारे में विचार। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, एक सही है परंतु दो गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि एक में सही है कि अनुच्छेद 16 के 4 के अंतर्गत यह आरक्षण की नीति रखा गया है, लेकिन 335 वाला जो है ये गलत है। चलिए विस्तार से देखते हैं इसको। न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 के तहत बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। लेकिन कथन दो गलत है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों का आरक्षण रखता है, इसीलिए सही है। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्य के अतिरिक्त विक्षोभों से बचे। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोधक में रखे जा रहे किसी भी व्यक्ति को विधिक काउंसलिंग उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्ति की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। देखिए, पुलिस के समक्ष जो है ना अभियुक्ति के स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध के बारे में कहा गया। कौन सा कथन सही है गलत है, ये विचार करना है। कौन सा क्वेश्चन इसमें से सही है? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन, पिछले साल का। सही उत्तर केवल एक, इसका उत्तर सही होगा, केवल एक सही है इसमें। चलिए विस्तार से देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों को आंतरिक अशांति से बचना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, यह कथन सही है। भारत के संविधान के अनुसार 355 में कहा गया है कि एक संघ का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान को प्रावधानों के अनुसार चला रही है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाती है तो अनुच्छेद 356 लगाकर इसे राष्ट्रपति शासन अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, भारत का संविधान राज्यों को निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने में छूट देता है। कानूनी सलाह, हाँ, तो भारत का संविधान राज्यों निवारक हिरासत में रखे गए व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने की छूट देगी, ये बात गलत है। यह भारत का संविधान का अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कानूनी सलाह अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि अनुच्छेद 22 के 3 में कहा गया है कि अनुच्छेद 22 के 1 और 22 के 2 के तहत अधिकार उस व्यक्ति को पर लागू नहीं होगा जो निवारक हिरासत प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। इसका मतलब यह है कि संविधान राज्य को निवारक हिरासत में रखे गए किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह प्रदान करने में विशेष छूट नहीं देता है।
लेकिन यह ऐसे मामले में कानूनी सलाह के अधिकार की गारंटी भी नहीं देता है। समझे? अब इसको सरल भाषा में समझिए तो कह रहा है कि 21 में कहा गया है, 22 के 1 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, निवारक निरोध। पहले निवारक निरोध समझते हैं। निवारक निरोध का मतलब है अपराध होने से पहले गिरफ्तार कर लेना। तो अपराध होने से पहले गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे कानूनी सलाह के लिए वकील को प्रदान कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है, यह बात कहा गया है। सामान्य मामले में अनुच्छेद 22 के 1 में ये प्रावधान है। आतंकवाद निरोधक कानून 2002 के मुताबिक पुलिस के सामने आरोपी का कबूलनामा सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। देखिए, अपराध निरोधक जो कानून बना था 2002 में, उसमें कहा था पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया है, थाना में मारपीट के कबूलनामा लिया है, इसे आप सबूत के तौर पर नहीं पेश कर सकते हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा जिसे कहा गया था 2002 में, जिसे निरस्त कर दिया गया, पुलिस अधीक्षक या उसके ऊपर के स्तर के पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार होने की अनुमति देता है। पोटा धारा 32 है ये, ठीक है। केवल एक सही उसमें होगा, ठीक है, केवल एक सही है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा मिथक कहा गया कि पोटा के तहत जो है ना कि 2002 में कानून बना था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस के सामने आप कबूल कर लोगे तब आपको थाना में इसके मंजूरी नहीं, कोर्ट में इसका मंजूरी नहीं देता है, कोर्ट में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए एक बात समझिए, पुलिस के सामने, किसके सामने, कौन सा अधिकारी? तो कह रहा है अधीक्षक, मतलब दरोगा या दरोगा से ऊपर के पुलिस के सामने यदि जो आप कहे हैं, माने हैं बात, तो इसका अनुमति देता है, स्वीकार कर सकता है, अनुमति देता है कोर्ट में कि इसको आप साक्ष्य के रूप में यानी गवाह के रूप में उपलब्ध करा सकते हैं वहाँ। समझे? ये कानून है। खेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किस खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार उत्कृष्ट प्रदान के लिए दिया गया है? अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी के द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उस प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को जो प्रशिक्षण करते हैं का सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों की टीम को प्रशिक्षित किया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है सही? यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछते रहती है कि इनमें से कितना सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चारों सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, 2 उत्तर जो है ना सही है, मतलब कि किन्हीं दो उत्तर इसमें सही है। चलिए विस्तार से देख लेते हैं। कथन 1 सही है। प्राप्तकर्ता का चयन मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्ष की अवधि में खेले गए क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। 2, 3, 4 अर्जुन पुरस्कार 4 वर्ष तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजक के पदक विजेता के तौर पर तैयार करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, कोच को जब मिलता है ना द्रोणाचार्य पुरस्कार, जब अंतर्राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता के लिए तैयार किया गया तब देंगे। खेल विकास के आजीवन योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्था, निजी और सार्वजनिक दोनों में और व्यक्तियों को दिया जाता है। मतलब ये कॉर्पोरेट संस्था को भी दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है और निजी कोई भी संस्था हो उसको दिया जाता है। ठीक है, कोचिंग सेंटर है ना उसको दिया जाएगा। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत निजता का अधिकार को संरक्षित किया गया है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21। अभी हम लोग देखे हैं ऊपर वाला क्वेश्चन में निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 पढ़ चुके हैं, छोड़िए इसका व्याख्या। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक पदाधिकारियों को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन कर रहा है? तो 14 का।
अनुच्छेद किसका उल्लंघन कर रहा है? तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहा है। क्या है ये देखिए जो है कार्यपालिका एवं प्रशासनिक अधिकार जो है संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, लेकिन अदालतों ने उचित वर्गीकृत करने की अनुमति दी है। जहां कानून के तहत कानून वैध है, एक भेदभावपूर्ण कार्यवाही अभी भी असामान्य खंड का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 1 विकल्प 1 सही है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अंतर्गत उपलब्धियां हैं। वर्ष 1954 में आरंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबन किया गया था। किसी वर्ष विशेष ने भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम मतलब संख्या 5 हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा उत्तर सही है? सही नहीं है जो पूछा है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ना तो 1 सही है, ना 2 सही है, ना 3 सही है। तो आंसर सी सही है, डी हो जाएगा इसका। चलिए विस्तार से देखते हैं। पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था, हर 4 साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1978 और 1989, 1996, 1997 के वर्ष के दौरान संक्षिप्त रुकावट को छोड़कर घोषित किए जाते हैं। उन्हें कई बार निलंबन किया गया है। ठीक है, तो ये कहा है कभी निलंबन नहीं किया गया, कई बार किया गया है, एक बार नहीं बहुत कई बार किया गया। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित है। अतः ये भी कथन गलत है। 5 जो कहा है ये गलत है, 3 तक ही सीमित है। ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते हैं क्योंकि समानता के सिद्धांत में यह अनिवार्य नहीं है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। निम्नलिखित में से मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में भेदभाव को संरक्षित समष्टि किया है? तो कौन सा? समानता के अधिकार इसका सही उत्तर हो गया। समानता का अधिकार, भेदभाव नहीं कर सकते हैं किसको? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को। तो समानता का अधिकार उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद कितना में है? आर्टिकल हो जाएगा 17। ठीक है। 14 से 18 समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत की भावना को करने के लिए दंडित करता है, जो कोई छुआछूत करता है तो दंडित करता है इसको। मूल अधिकार के आंतरिक भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारियों को सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत का प्रावधानों का प्रतिबंधित करता है? तो इसका उत्तर हो गया उद्देशिका है या फिर राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। तो इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। केवल 1 2 सही, 2 सही या 1 3 सही या 1 2 तीनों सही? तो 1 2 तीनों सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विस्तार से हम समझते हैं। इस जो फैक्ट है इसके बारे में, ये सभी तथ्य जो फैक्ट है इसी को समझ लीजिएगा, यही विस्तार से इसका हो जाएगा। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ठीक है, तो स्वतंत्रता को पूर्णतः विकसित करने का अवसर देना चाहिए, इसके रूप में स्वीकार करेंगे। स्वतंत्रता को पूर्ण विकसित होने का अवसर देना चाहिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी संसद के पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 21 हो गया, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। ये न्यायालय में कहा गया उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन जीने का विचारधारा को अपनाने का क्षमता और स्वतंत्रता को रक्षा करना। अतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह करना अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु
आहार्तन जो है मतलब क्या शर्तें हैं होने के लिए किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना अनिवार्य है। RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुरूप किए गए अध्यापक आहतन परीक्षण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। इनमें से कौन सा उत्तर सही है इसको समझना है। ठीक है, 1 2 3 इसका केवल उत्तर 2 सही है और सभी के सभी गलत है। चलिए देखते हैं कि 2 कैसे सही है। कथन 1 गलत है कि कथन 2 सही है क्योंकि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार है। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत लाया गया था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है NCTE ने एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता निर्धारित किया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं, जो आरंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले सभी स्कूल पर लागू होता है, जिसमें राज्य सरकार के अधीन स्कूल भी शामिल है और TET के तहत आहतन प्राप्त करने वाले दोनों को। चलिए, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? शक्ति का परिसीमन, विधि के समझ समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता। तो 1 2 3 4 कौन सा उत्तर सही है? 1 2 और 4 1 2 और 4 इसका सही उत्तर होता है। 1 देखिए शक्तियों का परिसीमन है, विधि के समझ समानता है और 4 स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ठीक है, चलिए विस्तार से देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार निहित करता है। विधि के शासन का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो भी कुछ हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों के आधिकारिक के भीतर ही है। विधि और स्वाधीनता के बीच बचे सबसे उपयुक्त संबंध निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? कौन दिखाता है? तो करता है यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यानी कोई कानून नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं है, जो कहने का अर्थ है इसमें। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर जो यही है, जिस कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। जब कानून नहीं है तो स्वतंत्र करा के क्या करेगा लोग? ठीक है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आधारभूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपयुक्त कथन सही एवं सुनिश्चित ढंग से सजाया गया है? तो 21 में कहा गया है, जो भाग 3 में रखा गया है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है अनुच्छेद 21 को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? तो कहा गया कि भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 19 से लेकर 22 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है। 14 से लेकर 18 तक समानता को अधिकार रखा गया है और 19 से 22 तक रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में संरक्षित किया है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।